जब भी दुनिया में हिंदू आबादी की बात होती है तो सबसे पहले नाम भारत का सामने आता है। ये स्वाभाविक भी है क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदू भारत में ही रहते हैं। इसके बाद नाम लिया जाता है नेपाल का, जो लंबे समय तक एक हिंदू बाहुल राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। लेकिन तीसरे नंबर पर जिस देश का नाम आता है वो कई लोगों के लिए चौंकाने वाला हो सकता है। ये देश है बांग्लादेश। एक मुस्लिम बाहुल राष्ट्र होने के बावजूद बांग्लादेश में आज भी करोड़ों हिंदू रहते हैं। वे वहाँ एक बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मौजूद हैं। ये तथ्य अपने आप में ये बताता है कि बांग्लादेश का सामाजिक ताना बाना सिर्फ एक धर्म या एक पहचान का मोहताज नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें एक साझा इतिहास और संस्कृति के रूप में जानी जाती हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की मौजूदगी कोई नया या हालिया घटना नहीं है। हिंदू हमेशा से जमीन का हिस्सा थे। भाषा, साहित्य, संगीत, लोक परंपराएं और त्योहार, इन सभी में हिंदू समाज की ऐतिहासिक भूमिका रही है। बांग्लादेश की पहचान कभी भी सिर्फ धार्मिक आधार पर नहीं की गई। यहाँ की संस्कृति ने हमेशा बहुलता को अपनाया है। हिंदू और मुस्लिम समुदाय ने लंबे समय से एक दूसरे के साथ मिलकर के यहाँ अपना जीवन आगे बढ़ाया है। लेकिन समय के साथ हालात बदले हैं और राजनीतिक व सामाजिक घटनाओं ने संतुलन को काफी बिगाड़ दिया है। अगर हम 2022 की जनगणना के आंकड़े देखें तो बांग्लादेश की कुल आबादी है करीब 16.5 करोड़ के आसपास। इसमें से लगभग 7.95% यानी करीब 1.25 करोड़ लोग हिंदू समुदाय से आते हैं। ये संख्या अपने आप में बड़ी है क्योंकि कई देशों की कुल आबादी ही इससे कम होती है। अगर तुलना करें तो बांग्लादेश में बौद्ध और ईसाई समुदाय की संयुक्त हिस्सेदारी भी देश की कुल आबादी का 1% से कम है। यानी अल्पसंख्यकों में हिंदू समुदाय सबसे बड़ा समूह है। यही कारण है कि बांग्लादेश की राजनीति और सामाजिक संरचना में हिंदू समुदाय की स्थिति हमेशा अहम रही है। बल्कि हिंदू आबादी पूरे बांग्लादेश में फैली हुई है, लेकिन कुछ जिलों और डिविजन्स में इनकी अपेक्षाकृत मौजूदगी ज्यादा है। जैसे कि ढाका डिवीजन के गोपालगंज जिले में हिंदू आबादी करीब 26% से कुछ ज्यादा है। ये इलाका ऐतिहासिक रूप से हिंदू समुदाय की मजबूत उपस्थिति के लिए जाना जाता है। इसी तरह सिलहट डिवीजन के मौलवी बाजार जिले में लगभग 24.5% हिंदू रहते हैं। रंगपुर डिवीजन के ठाकुरगंज जिले में ये आंकड़ा करीब 22% से कुछ ज्यादा है। वहीं खुलना जिले में हर 5वां व्यक्ति हिंदू समुदाय से आता है। ये आंकड़े साबित करते हैं कि हिंदू समुदाय बांग्लादेश में सिर्फ नाम मात्र के अल्पसंख्यक आबादी नहीं है, बल्कि कई इलाकों में वो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत स्थिति में है। इसके बावजूद सच्चाई ये है कि बांग्लादेश में हिंदू आबादी की हिस्सेदारी लगातार कम हो रही है। ये गिरावट कोई हालिया घटना नहीं है। 1901 से लेकर के अब तक की लगभग हर जनगणना में हिंदुओं की आबादी हमेशा कम हुई है। सबसे तेज गिरावट 1941 से 1974 के बीच दर्ज की गई। ये वही दौर था जब ये क्षेत्र पहले ब्रिटिश भारत का हिस्सा था, फिर 1947 के बाद बंटवारा होता है और पूर्वी पाकिस्तान बन जाता है। आखिर में 1971 में बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र देश बनता है। विभाजन के समय हुई हिंसा, दंगे और असुरक्षा की भावना ने हिंदू समुदाय को गहराई से प्रभावित किया। इसके बाद भी राजनीतिक अस्थिरता और पहचान से जुड़े सवाल लगातार बने रहे। सिर्फ पिछले एक दशक की बात करें तो हिंदू आबादी की हिस्सेदारी में करीब 0.59% की गिरावट दर्ज की गई। ये गिरावट पिछले कुछ हाल आंकड़ों में आपको देख करके छोटी लग सकती है, लेकिन लंबे समय में इससे सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव काफी गहरे होते हैं। बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार खुलना डिवीजन में ये गिरावट सबसे ज्यादा रही, जहां हिंदू आबादी करीब 1.5% की कमी आई है। ये संकेत देती है कि कुछ इलाकों में हालात ज्यादा खराब हो रहे हैं। इतिहासकार ज्ञानेश कुदेसिया के मुताबिक भारत के विभाजन के बाद अविभाजित बंगाल में करीब 42% हिंदू थे, यानी लगभग 1.14 करोड़, जो पूर्वी बंगाल में ही रह गए थे। उस समय उम्मीद थी कि धीरे धीरे हालात सामान्य होंगे और सभी समुदाय मिलकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन समय के साथ बड़ी संख्या में हिंदुओं ने बांग्लादेश को छोड़कर भारत और दूसरे देशों में शरण ली। इस पलायन के पीछे कई कारण रहे: सुरक्षा की चिंता, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक अवसरों की कमी और सामाजिक असमानता। पलायन सिर्फ एक बार की घटना नहीं थी, ये दशकों तक अलग अलग चरणों में चलता रहा, जिससे हिंदू आबादी की संख्या लगातार कम होती चली गई। हिंदू आबादी में गिरावट के पीछे एक और अहम वजह है प्रजनन दर में अंतर। 1969 में किए गए एक अध्ययन में ये सामने आया कि मुस्लिम महिलाओं की औसत जन्म दर लगभग 7 बच्चे प्रति महिला थी, जबकि हिंदू महिलाओं में यह आंकड़ा करीब 5 बच्चों का था। यह अंतर समय के साथ बड़े जनसंख्या बदलाव की ओर चला गया। शिक्षा, शहरीकरण और सामाजिक संरचना के कारण हिंदू समुदाय में परिवार अपेक्षाकृत छोटे होते चले गए, जबकि मुस्लिम समुदाय में परिवार बड़े होते चले गए, जिसकी वजह से जनसंख्या में इतना बड़ा बदलाव आया। बीते कुछ सालों में बांग्लादेश में राजनीतिक हालात भी तेजी से बदले हैं। अगस्त 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने और भारत में शरण लेने के बाद देश में अस्थिरता और बढ़ गई। उनके समर्थकों पर हमलों की खबरें सामने आई।
चूंकि हिंदू समुदाय को पारंपरिक रूप से आवामी लीग का समर्थक माना जाता है, इसलिए इन घटनाओं का असर सीधे हिंदू समाज पर पड़ा। असुरक्षा की भावना और गहरी होती चली गई। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई यूनिटी काउंसिल के मुताबिक 5 अगस्त के बाद करीब 50 जिलों में 200 से ज्यादा हमलों की शिकायतें दर्ज की गई। इनमें मंदिरों पर हमले, दुकानों में तोड़फोड़, घरों में आगजनी और धमकियां जैसी घटनाएं शामिल हैं। इसी दौरान बांग्लादेश गहरे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संकट में फंसता चला गया। 2024 में शुरू हुए छात्र आंदोलन ने धीरे धीरे हिंसक रूप ले लिया। सरकार बदलने के बाद उम्मीद थी कि हालात सुधरेंगे, लेकिन आर्थिक मोर्चों पर स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई। जीडीपी ग्रोथ जो पहले 6% से ऊपर थी, अब वो गिर करके 2% के आसपास आ गई है। बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई ने आम लोगों की जिंदगी को मुश्किल कर दिया, कानून व्यवस्था कमजोर हो गई। इस अस्थिर माहौल का सबसे ज्यादा असर महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर पड़ा है। हिंदू और ईसाई समुदाय पर हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं। हाल ही में एक हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। इसके बाद उसके शव को पेट से लटका करके जला दिया गया। उसके साथ की गई बर्बरता ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी चिंता पैदा की है। स्थिति सिर्फ आम नागरिकों तक सीमित नहीं है, मीडिया भी निशाने पर रहा है। ढाका समेत कई शहरों में अखबारों और मीडिया संस्थानों पर हमले हुए हैं। पत्रकारों को धमकियां दी गई हैं और कुछ जगहों पर दफ्तरों में आग तक लगा दी गई। इसका मकसद साफ था, डर का माहौल बनाना, ताकि हिंसा और अराजकता की खबरें बाहर न जा सके। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बांग्लादेश धीरे धीरे एक बड़े भू राजनीतिक खेल का हिस्सा बनता जा रहा है। 1971 के बाद भारत में ये धारणा बन गई थी कि बांग्लादेश कभी भी गंभीर रणनीतिक चुनौती नहीं बनेगा भारत के लिए। लेकिन इसी दौरान चरमपंथी नेटवर्क धीरे धीरे अपनी जड़ जमाते रहे। आज उसी ग्राउंड नेटवर्क का फायदा उठा करके बाहरी ताकतें जैसे कि पाकिस्तान का ISI वो बांग्लादेश में अस्थिरता को बढ़ावा दे रहे हैं। इसका असर सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी पड़ सकता है। इस वजह से भारत ने हाल के सालों में सतर्कता बढ़ा दी है। सीमा पर निगरानी, ड्रोन सर्वेलांस, फेंसिंग और कूटनीतिक स्तर पर सख्त संदेश, ये सभी कदम इस बात की ओर संकेत करते हैं कि भारत हालात पर करीबी से नजर रखे हुए हैं। भारत के लिए ये सिर्फ पड़ोसी देश का मुद्दा नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय अस्थिरता और सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। बांग्लादेश में हिंदू आबादी की कहानी सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है। ये इतिहास, राजनीति, प्रजनन दर और सामाजिक बदलाव में जो कमी आई है उसकी सच्चाई को दिखाता है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हिंदू जनसंख्या होने के बावजूद इस समुदाय की लगातार घटती संख्या और बढ़ती असुरक्षा गंभीर चिंता का मुद्दा है। अब सवाल सिर्फ बांग्लादेश का नहीं, सवाल ये है कि क्या हम समय रहते इन घटनाओं से सबक लेंगे? क्या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, कानून के राज और सामाजिक संतुलन को लेकर के गंभीरता से सोच विचार होगा? आप इस मुद्दे पर क्या नजरिया रखते हैं? क्या बांग्लादेश में हो रही घटनाएं एक चेतावनी है या सिर्फ अस्थायी अराजकता? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।